अच्छा तो ये कल हमने महासागर स्टार्ट किए थे। मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी पर जो है वो 71% जो पार्ट, इसको थोड़ा छोटा दा है, पानी का है। पृथ्वी के जल के पार्ट को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। शुरू में जब पृथ्वी उत्पन्न हुई थी तो पृथ्वी पर एक ही महासागर था जिसका नाम क्या था? पैंथालासा। और पैंथालासा महासागर फिर बाद में जो है पृथ्वी के टूटने से 4 महासागरों में बट गया। कुछ 5 बताते हैं, लेकिन अपनी जो बोर्ड की किताब है वो 4 कहती है, दक्षिणी महासागर को मानती नहीं। जिसमें मुख्य महासागर जो बना था वो कौन सा था? प्रशांत महासागर। इसलिए हम कहते हैं कि प्रशांत महासागर जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, विश्व का सबसे गहरा महासागर है। विश्व में सर्वाधिक भूकंप कहाँ आते हैं? प्रशांत महासागर में। जहां भूकंप ज्यादा आएंगे तो वहां के चट्टानें कमजोर हो जाएगी, बार बार जमीन हिलेगी, तो पृथ्वी की लेयर्स कमजोर होगी। लेयर्स कमजोर होगी तो नीचे से गैसेज वगैरह जो है, जलवाष्प है, गैसेज वगैरह क्या होगी? तेजी से ऊपर आएगी और वो कमजोर चट्टानों को तोड़ेगी। तोड़ने से क्या होगा? विस्फोट होगा, जिसको हम क्या कहेंगे? ज्वालामुखी विस्फोट। तो जहां भूकंप ज्यादा मिलेंगे वहां हमें क्या मिलेंगे? ज्वालामुखी भी ज्यादा मिलेंगे। धरती के 60% भूकंप कहां आते हैं? पानी के अंदर आते हैं। और किस जगह आते हैं? प्रशांत महासागर में। और धरती के 60% से भी ज्यादा ज्वालामुखी कहां आते हैं? प्रशांत महासागर में। क्योंकि जहां भूकंप ज्यादा होगी वहां अपने आप ज्वालामुखी ज्यादा आएगा। तो इसका निर्माण जो है वो, इसको हमने कहा हाइड्रोस्फीयर, पैंथालासा से मोस्टली प्रशांत महासागर पर। अगर हम अपने पृथ्वी के गोलार्ध की बात करें तो ये जैसे हमारा पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। तो प्रशांत महासागर जो पैंथालासा का जो अधिकतर पानी था वो कहां गया? दक्षिण की तरफ गया। तो अपन ने पढ़ा था पहले राजस्थान की ज्योग्राफी में क्या दक्षिणी गोलार्ध क्या है? जलीय गोलार्ध है। और उत्तरी गोलार्ध क्या है? स्थलीय गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध में 80% पानी है और उत्तरी गोलार्ध में 55-60% के आसपास ही पानी है। तो प्रशांत महासागर मोस्टली जो प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा पार्ट है वो कहां पे है? दक्षिण की ओर। अब ये जो जलीय पार्ट है जिसको हम 71% कहते हैं, इस 71% जलीय पार्ट का 97.5% कहां पे है? समुद्र में। जल, पृथ्वी पर जितना जल है उसका 97.5% हिस्सा कहां पे है? समुद्र में। समुद्र के जल में क्या होती है? लवण ज्यादा होती है, हमारे लिए कोई यूजफुल नहीं है। समुद्र का जल हमारे लिए कोई यूजफुल नहीं है। समुद्र में हम 10 मिनट भी नहाएंगे तो हम प्यासे हो जाएंगे, अगर घंटे भर नहा लिए तो प्यास या डिहाइड्रेशन से मर जाएंगे, क्योंकि वहां पर लवण बहुत ज्यादा है। ऑस्मोसिस से सब समुद्र का पानी जो हमारे शरीर का पानी बाहर निकल जाएगा, बाहर लवण की सांद्रता ज्यादा है। 97% पानी जो है वो समुद्र का महासागरों के अंदर है, जो कि हमारे कोई काम का नहीं है। काम का पानी मीठा जल जिसको अपन कहते हैं वो कितना है? 2.5% है। अब ये जो 2.5% मीठा जल है, उस 2.5% मीठे जल के अंदर 1.5% मीठा जल, 1.5 से भी ज्यादा अपन कह सकते हैं 1.6% के आसपास मीठा जल कहां पे है? इस एंटार्क्टिका के अंदर है, जो फिर हमारे लिए कोई काम का नहीं है। यहाँ पर जो बर्फ के पहाड़ है, बर्फ के ग्लेशियर है, उनके अंदर जमा है। कितना? 1.5% जो पृथ्वी का मीठा जल है वो यहाँ जमा है। तो फिर हमारे लिए कितना बचता है? 1%। पूरी पृथ्वी के जितनी भी नदियां हैं, नाले हैं, जितने भी कुएं हैं, तालाब है, उनमें पृथ्वी का केवल 1% से भी कम पानी है। क्यों? क्योंकि 97% पानी तो समुद्र का, वो हमारे काम का ही नहीं है। 1% से भी कम पानी जो है हमें मीठा पानी उपलब्ध है, जो मीठे पानी की झीलों के रूप में,
मीठे पानी की नदियों के रूप में, तालाबों के रूप में, कुओं के रूप में, झरनों के रूप में, इस रूप में पाया जाता है। तो ज्यादातर हिस्सा जो है, इसीलिए हमने क्या कहा दक्षिण गोलार्ध जलीय, क्योंकि प्रशांत महासागर का ज्यादातर हिस्सा कहाँ आया, दक्षिण की तरफ आया। पृथ्वी का स्थलीय भाग क्या कहलाता है? ये तो जलीय पार्ट हो गया। स्थलीय भाग क्या कहलाता है? लिथोस्फीयर, जिसको अपन चट्टानी पार्ट भी कह सकते हैं, जो कितना प्रतिशत है? 29% है। लिथोस्फीयर शुरू में क्या कहलाता था? पेंजिया। शुरू में एक ही महाद्वीप था तो उसका नाम क्या था? पेंजिया। पृथ्वी की आंतरिक हलचल से पेंजिया महाद्वीप दो हिस्सों में टूटा। कौन कौन से में? अंगारा, गोंडवाना। ये अपने राजस्थान को बहुत बार बार पढ़ के बोर हुए हैं, इसलिए मैंने ये स्टार्ट नहीं किया शुरू का, जो अक्षांश देशांतर भी ऑलरेडी बहुत ज्यादा पढ़ गया। 3-3, 4-4 बार पढ़े हुए लोग बैठे हैं यहाँ पे, तो मुझे भी लगता है कि एक बार थोड़ा नई चीज पढ़ी जाए। अंगारा और गोंडवाना, अंगारा और गोंडवाना ये दोनों आपस में टकराते हैं। तो अंगारा से क्या चीज बनता है? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में कौन से देश है? नॉर्थ अमेरिका है, ग्रीनलैंड है, यूरोप है, ये यूराल पर्वतमाला है। यूराल पर्वतमाला के इधर का यूरोप, यूरोप के इधर आ गया रशिया। रशिया मैंने आपको बताया था 20% बहुत सारे महाद्वीपों से बड़ा है रशिया, 20% से ज्यादा भूमि है रशिया। नीचे चाइना, मंगोलिया, ये सब जो है वो किससे बने हैं? अंगारा भूखंड से। गोंडवाना भूखंड से क्या बना है? दक्षिणी अमेरिका बना है, अफ्रीका महाद्वीप बना है। अफ्रीका महाद्वीप के बाद में क्या बना है? अपने भारत का प्रायद्वीपीय भारत। उत्तरी भारत तो किसका बना हुआ है? टैक्ली सागर का बना हुआ है। प्रायद्वीपीय भारत किसका बना हुआ है? गोंडवाना। राजस्थान वाला जीते हो थोड़ा सा देखिए। और उसके बाद में जो है ये पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो स्थलीय भाग जो था वो 29% था, जिसको हमने जो है वो गोंडवाना खंड कहा। गोंडवाना फिर जो है वो पेंजिया भूखंड जो है अंगारा और गोंडवाना में टूटा। गोंडवाना से फिर ये जो है वो महाद्वीप बने। तो 7 महाद्वीप जो है वो पृथ्वी पर बने और 4 महासागर 10th की किताब के हिसाब से, और वैसे 5 महासागर कुछ कहते हैं, बाकी मोटा मोटी 4 महासागर हम कह सकते हैं। तो इस तरह से ये जो है महासागर और महाद्वीपों की उत्पत्ति है। महासागर और महाद्वीपों की उत्पत्ति होती है। अब हमने कल भी मैंने बताया था कि हमने इस गोला को जो है वो फैला रखा है। ये पोर्शन और ये पोर्शन आपस में चिपके हुए हैं, यूं यहां से तोड़ करके इनको यूं कर दिया, तो हमें लगता है ये दूर है, ये बहुत दूर होगा। ऐसा नहीं है, बिल्कुल चिपके हुए। ये जो है अलास्का है, अलास्का इधर भी अलास्का ही है। ये अलास्का रूस का पार्ट था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रूस को जो है बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान हुआ था, तो रूस ने ये अलास्का जो था अपना जो क्षेत्र वो अमेरिका को बेचा था। तो 90% अलास्का जो रूस और अमेरिका बिल्कुल पड़ोसी है। ये रूस है, ये अमेरिका है, उसको ऐसे कर दे तो एकदम बिल्कुल पास पास आ जाएंगे। अलास्का का 20% हिस्सा अभी भी रूस के पास में है, 80% अलास्का का हिस्सा अमेरिका के पास। तो ये प्रशांत महासागर है, उत्तरी प्रशांत, दक्षिण प्रशांत। इसके बाद में इधर आ जाएंगे तो नीचे हमारे पास में हिंद महासागर है, ये सारा हिंद महासागर है। और इधर हम आएंगे तो एस आकृति का जो है वो अटलांटिक महासागर है, जिसको हम अंध महासागर भी कहते हैं। और ये वापस जो है चूंकि उससे जुड़ा हुआ है और प्रशांत सबसे बड़ा है, 70% है, ये वापस क्या गया? प्रशांत महासागर आ गया। ये वापस क्या गया? प्रशांत महासागर। कल मैंने बताया था महासागर और सागर में क्या अंतर होता है। महासागर और सागर में क्या अंतर होता है? ये अपन सिंपल देखिए, अपने कहा इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, विशाल जल राशि जो भूमि के टच में नहीं है, भूमि को संपर्क नहीं करती है। महासागर है विशाल जल राशि, और इन महासागरों के किनारे जो महासागर की तुलना में बहुत छोटे होते हैं और जो भूमि के संपर्क में रहते हैं,
इन किनारे वाले महासागर का जो पार्ट है, ये जैसे हिंद महासागर है पूरा, इसके किनारों के पार्ट को हमने क्या कहा, सागर का। जैसे इसको हमने क्या कहा, अरब सागर का। तो महासागर बड़ी जलराशि है। महासागर की कोई समुद्री स्थलीय सीमा नहीं होती है, विशाल जलराशि जो कि बिना स्थल की सीमा के जो है, और महासागर का जो हिस्सा स्थल को टच करने लग गया है, उस हिस्से को हमने जो है सागर नाम दे दिया। अब वहां पूछेगा अपवाद कि एकमात्र ऐसा सागर कौन सा है जिसकी स्थलीय सीमा नहीं है, तो ये अटलांटिक महासागर के अंदर उत्तर देखेंगे तो यह उत्तरी सारागासो सागर है। सारागासो सागर पूरे अपवाद है जो कि अटलांटिक महासागर का उत्तरी हिस्सा है, लेकिन भूमि को टच नहीं करता। तो अपवाद कौन सा है इसका, सारागासो सागर। सागर और महासागर में अंतर जो है हमें पता है कि सागर जो है वो महासागरों के किनारे हैं, छोटी जलराशि के हैं। सागर की खासियत होगी कि उसका एक में एक पार्ट एटलीस्ट, कम से कम एक हिस्सा उसका भूमि को टच करेगा। अपवाद वाला हिस्सा हमने देख लिया, सारागासो सागर, जिसका कोई हिस्सा भूमि को टच नहीं करता। तो पहले हम जो है ये तो सारा हम कल से स्टार्ट करेंगे। ये सारे यहाँ पर अटलांटिक महासागर में यहाँ पीला सागर है, जापान सागर है, चीन सागर है, यहाँ अपने अरब सागर है, यहाँ इधर बंगाल की खाड़ी है। खाड़ी की परिभाषा कल मैंने बताई थी, बे और गल्फ दो चीज होते हैं। बे का मतलब भी खाड़ी होता है, गल्फ का मतलब भी खाड़ी होता है। पहले तो खाड़ी की परिभाषा क्या होगी, तो खाड़ी को हम दो हिस्सों में बांट देते हैं, एक बे और एक गल्फ। खाड़ी की परिभाषा क्या होगी, पानी का वह क्षेत्र जो तीन तरफ से भूमि से घिरा हो। पानी का वह क्षेत्र जो तीन तरफ से भूमि से घिरा है तो उसको हम खाड़ी कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी को अगर हम अंग्रेजी में बोलेंगे तो गल्फ ऑफ बंगाल नहीं बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल बोलता है। आपने थोड़ा बड़ा होगा, गल्फ ऑफ बंगाल कभी नहीं बोला। बे का मतलब होता है वह खाड़ी जिसके चारों तरफ भूमि जो है वो कम है और जिसका मुहाना, मुंह जो है वो काफी चौड़ा है, काफी चौड़ाई तक है और बहुत थोड़ी सी जो है वो तीनों तरफ लैंड आ रही है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, बे कहते हैं, बे ऑफ बंगाल। जबकि गल्फ जैसे मैक्सिको की गल्फ, ये देखिए यहां से लेकर के यहां तक, ये क्या है, गल्फ ऑफ मैक्सिको है। गल्फ क्या है कि पानी का वह क्षेत्र जो तीनों तरफ भूमि से तो घिरा हुआ है, लेकिन मुहाना उसका बहुत छोटा है और तीनों ही तरफ लैंड है, मुंह उसका बहुत छोटा सा है। यहाँ लैंड भी तीनों तरफ एक्यूरेट नहीं है, यहाँ के खत्म होगी, यहां से स्टार्ट हुई, यहाँ खत्म होगी, और मुंह बहुत चौड़ा है। तो दोनों कहते दोनों को खाड़ी है। बे का मतलब होता है वह खाड़ी जिसका लैंड पार्ट कम है और जिसका मुंह बहुत चौड़ा है, और गल्फ जिसका लैंड पार्ट जो है वो चारों तरफ बहुत ज्यादा है और मुंह बहुत छोटा सा है, उसको हम गल्फ कहेंगे। जैसे गल्फ ऑफ मैक्सिको, अब इसको बे ऑफ मैक्सिको नहीं बोलते, इसको हम बोलेंगे गल्फ ऑफ मैक्सिको, उसको हम बोलेंगे बे ऑफ बंगाल। खाड़ी के बाद में अपन ने लिया था प्रायद्वीप। प्रायद्वीप की क्या परिभाषा है, भूमि का वह हिस्सा, जैसे ये अपने भारत का है, भूमि का वह हिस्सा जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हो। ये अपने भारत, ये अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है, ये पूरा इंडिया है, दक्षिण भारत। भूमि का वह हिस्सा जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हो उसको हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। वह हिस्सा जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हो प्रायद्वीप कहलाता है। अब वो पूछता है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, तो आप इस मैप में देखेंगे तो ये क्या है, ये भी प्रायद्वीप है। इसका नाम क्या है, अरेबियन प्रायद्वीप, जिसमें 7 देश है, सऊदी अरब, यूएई, कतर, ओमान, और ये जो कतर और ये जो कुवैत, ये सारी इसी के अंदर आते हैं। ये अरब प्रायद्वीप, ये भी तीनों तरफ से, ये तो लाल सागर से है, ये जो है अरब सागर है, और ये इधर की तरफ खाड़ी हो रहा है, अदन की खाड़ी, ये तीनों तरफ से घिरा हुआ है।
तो अरेबियन संसार का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अगर पूछे कौन सा है, अरब प्रायद्वीप संसार का सबसे बड़ा प्रायद्वीप। और हमारा दक्षिण भारत जो है वो भी एक प्रायद्वीप है, दूसरे नंबर पर। सबसे बड़ा प्रायद्वीप जो है वो अरब का प्रायद्वीप। इसी तरह से प्रायद्वीप के बारे में मैंने बताया था द्वीप। द्वीप के क्या होता है? जिनके चारों तरफ पानी होता है, जिनके चारों तरफ पानी होता है। ये रहा, चारों तरफ पानी है। और ये ऑस्ट्रेलिया देखिए, इसके भी चारों तरफ पानी है। तो ऑस्ट्रेलिया का क्या कहते हैं? द्वीपों का महाद्वीप। रखा तो इसने महाद्वीप में है, लेकिन कहते क्या है? द्वीपों का महाद्वीप। ये है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका दूसरा नाम क्या है? टुंड्रा प्रदेश। ग्रीनलैंड का दूसरा नाम क्या है? टुंड्रा प्रदेश। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। किसके नजदीक है? अमेरिका के बिल्कुल नजदीक है। अमेरिका की नजर इस पर है। अभी वर्ल्ड में तनाव के अंदर एक बहुत बड़ा कारण ये भी है। अमेरिका और यूरोपियन कंट्री में आपस में तनाव का कारण ग्रीनलैंड है। अमेरिका चाहता है ग्रीनलैंड पर मेरा कब्जा हो जाए। ग्रीनलैंड पर किसका कब्जा है? डेनमार्क का कब्जा है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड, डेनमार्क के कब्जे में है। अमेरिका इसको अपने अंदर लेना चाहता है ताकि यूरोप पर कंट्रोल कर सके। तो अमेरिका और यूरोपियन कंट्री में किस द्वीप को लेकर के विवाद है? तो ग्रीनलैंड संसार का सबसे बड़ा द्वीप है, टुंड्रा प्रदेश कहलाता है। यहाँ जो है केवल एक ही वनस्पति मिलती है, लाइकेन, वो मैंने बता रखा है। यहाँ एक ही जानवर मिलता है, रेंडियर, जो बिना पहियों की गाड़ी से चलता है। उसके गाड़ी के अंदर पहिए नहीं लगे होते, वो खींचता है, जिसको क्या कहते हैं? स्लेज। स्लेज कहते हैं ना, बिना पहियों की गाड़ी को जो खींचता है। एक ही पशु मिलता है यहाँ पर। ज्यादातर एस्किमो जनजाति यहाँ रहती है, जो बर्फ के मकान में रहती है। एस्किमो जनजाति के लोग यहाँ रहते हैं, बर्फ के मकानों में। और बर्फ के मकान में रहते हुए पर अपन सोचते हैं कि बर्फ का मकान जो है वो कोई बहुत ज्यादा ठंडा होगा। बर्फ का टेम्परेचर कितना होता है? 0 डिग्री होता है। बर्फ उष्मा की क्या होती है? कुछ चालक होती है। तो बाहर से उष्मा अंदर या अंदर से उष्मा बाहर नहीं निकलेगी। तो 0 पर तो हम भी सर्दियों में रहते ही हैं। ये अपने घर छोड़ करके बाहर घूमेंगे तो टेम्परेचर 40 मिल जाएगा, माइनस 50 मिल जाएगा। लेकिन अपने घर में बैठे हैं तो वो 0 पर ही बैठे हैं। तो एस्किमोज लोग यहाँ रहते हैं। और उसके बाद में एक बार इसको हटा करके पूरे महासागर की बनावट ले लेते हैं। पहले इसको कैसे हटाना पड़ेगा? अच्छा, महासागर की बनावट। सबसे पहले महासागर की बनावट कैसे होती है? कोई भी महासागर हम पढ़ते हैं तो बनावट कैसे है? महासागर की बनावट कैसे? देखिए, ये हमारा बॉम्बे है जो कि अरब सागर के किनारे है। अरब सागर कौन से महासागर का हिस्सा है? हिंद महासागर का। ये बॉम्बे का गेटवे ऑफ इंडिया है जहां हम खड़े हैं। ये गेटवे ऑफ इंडिया से बॉम्बे की सीमा स्टार्ट होती है। हम समुद्र की तरफ दे रहे हैं, समुद्र के तट से समुद्र की ओर। ये पानी का क्षेत्र समझ लीजिए। समुद्र के तट से समुद्र की ओर जाना। हम समुद्र के तट से समुद्र की ओर जाना। तो जैसे जैसे हम समुद्र के तट से समुद्र की ओर जाएंगे तो हमें धीरे धीरे स्लोप मिलेगा। धीरे धीरे, एकदम अचानक नहीं मिलेगा, धीरे धीरे स्लोप मिलेगा। इस धीरे धीरे स्लोप को क्या कहते हैं? महाद्वीपीय। क्योंकि है तो भूमि का पार्ट। महाद्वीपीय मग्न, पानी के अंदर डूबा हुआ मग्न तट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, महाद्वीपीय मग्न तट। इसको हम कहते हैं समुद्र जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां से हम आगे जाएंगे तो पानी जो है वो ढलान जो है वो धीरे धीरे आएगी। और धीरे धीरे ढलान जो है वो आगे जाने के बाद में, यहाँ काफी आगे जाने के बाद में फिर तेज ढलान आए। तो समुद्र के किनारे से समुद्र की ओर ये हमने ले लिया। कितनी गहराई तक का लिया था कल? 200 मीटर।
समुद्र के तट से समुद्र की ओर 200 मीटर गहराई तक का क्षेत्र महाद्वीपीय मग्न तट कहलाता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहलाता है। 200 क्यों लिया, इसका भी मैंने कारण बताया था कि सूर्य के प्रकाश का प्रभाव पानी के अंदर 200 मीटर तक रहता है। उससे जब हम आगे जाएंगे तो गुप्त अंधेरा आ जाएगा, गुप्त एकदम डार्क अंधेरा आ जाएगा। 200 मीटर तक हमें लाइट, और लाइट जहां मिलेगी तो वहां एक कोशी के प्लांट मिलेंगे, फ्लोरा, और जहां एक कोशी के प्लांट फ्लोरा होंगे तो वहां नेचुरली क्या होंगे, फौना पहुंचेंगे। और जब फ्लोरा फौना हो जाएंगे तो उनको खाने के लिए फिर मछलियां, समुद्री जीव पहुंचेंगे। समुद्र के 99.9% जीव जंतु, पेड़ पौधे, जिसको हम फ्लोरा एंड फौना कहते हैं, वो कहाँ मिलते हैं, यहाँ मिलते हैं। ये आगे का क्षेत्र बिल्कुल निर्जल क्षेत्र है, यहाँ कोई इक्का दुक्का कोई डीप सी एनिमल्स मिलेगा, कोई इक्का दुक्का। आगे का क्षेत्र बिल्कुल निशान, सारे समुद्र के जीव जंतु, मछलियां, पेड़ पौधे जो होते हैं, छोटे मोटे जो पानी में डूबे हुए, और छोटे मोटे जो एक कोशी के, बहुकोशी के पौधे होते हैं, वो सारे यहीं पर मिलेंगे। किस पर, महाद्वीपीय मग्न तट पर, 200 मीटर तक की एवरेज गहराई पर। इसको हम महाद्वीपीय, क्योंकि यहाँ पेड़ पौधे हैं और जीव जंतु भी है, तो अपने पढ़ा है ज्योग्राफी के अंदर पहले, पेड़ पौधे जीव जंतु का शरीर किसका बना है, कार्बन से बना है। और पेड़ पौधे जीव जंतु पानी में डूबेंगे, कुछ मर जाएंगे, कुछ मिट्टी में दबेंगे, तो क्या बनेगा, उनका जीवाश्म बनेगा, और जीवाश्म किस में बदल जाएगा, जीवाश्म खनिज में बदल जाएगा। और जीवाश्म खनिज कौन सा है, पेट्रोलियम है, गैसेज है। तो अपने यहाँ पेट्रोलियम सबसे ज्यादा कहाँ निकलता है, बॉम्बे हाई के अंदर, इसी क्षेत्र के अंदर। बॉम्बे हाई नाम सुना होगा ना, भारत में सर्वाधिक पेट्रोल कहाँ निकलता है, बॉम्बे हाई, वो क्षेत्र कहाँ है, यही है। तो ये क्षेत्र सबसे इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होता है, 200 मीटर गहराई पर, समुद्र के तट से समुद्र की ओर महाद्वीप में। अब हम जा रहे हैं समुद्र के तट से समुद्र की ओर कितना नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील। मैं कल इसकी एग्जैक्ट बता दूंगा कितना होता है, लगभग वैसे 1.4 किलोमीटर के आसपास एक नॉटिकल मील होता है। समुद्र के तट से समुद्र की ओर 12 नॉटिकल मील का क्षेत्र इस देश का क्षेत्र होता है। हमारी बॉम्बे की सीमा गेटवे ऑफ इंडिया पर खत्म नहीं हुई है, हमारी बॉम्बे की सीमा गेटवे ऑफ इंडिया के बाद में आगे 12 नॉटिकल मील तक है। वहां हमारी फौज, जिसको हम टेरिटोरियल आर्मी कहते हैं, चक्कर निकालती रहती है। कोई दूसरे देश का जहाज एंटर नहीं कर जाए, वो एंटर करेगा तो हमें पूछ के एंटर करेगा। यहाँ की नीचे की जमीन हमारी है, इस जमीन के अंदर कोई खनिज मिल रहा है तो वो हमारा है। यहाँ के ऊपर की वायु हमारी है, कोई देश का जहाज, हवाई जहाज हमारी सीमा में नहीं आएगा, कोई देश का व्यक्ति पानी से तैरता हुआ हमारी सीमा में नहीं आएगा। इसके लिए हमने प्रादेशिक सेना बना रखी। तो समुद्र के तट से समुद्र की ओर 12 नॉटिकल मील का क्षेत्र जो है वो क्या कहलाता है, प्रादेशिक क्षेत्र कहलाता है, जो कि तटीय देश के अधीन होता है। ये रूल बना हुआ है, इंटरनेशनल रूलिंग है, तटीय देश के अधीन। कल मैंने बताया था हॉर्मुज़ विवाद इसी को लेकर के, नक्शे में आप देखिए घर जाकर के एटलस के अंदर, हॉर्मुज़ विवाद इसी को लेकर है। हॉर्मुज़ का जो एक तरफ ईरान है, एक तरफ ओमान है, और जो डिस्टेंस है वो 18 नॉटिकल मील के आसपास है। तो कानूनन 12 नॉटिकल मील तक ईरान का क्षेत्र आता है, और फिर वो भी कहेगा मुझे भी 12 किलोमीटर। तो कई बार क्या होता है, झगड़ा हो जाता है। अपन आए दिन अखबार में पढ़ते हैं श्रीलंका ने भारतीय मछुआरों को पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि इंडिया और श्रीलंका के बीच में भी थोड़ा बहुत झगड़ा हो जाता है, क्योंकि श्रीलंका हमारा पड़ोसी है। बिल्कुल पानी के अंदर हम कहते हैं ये पानी का क्षेत्र हमारा है, वो कहेगा ये हमारा, मछली हम पकड़ेंगे इसके अंदर। तो अभी जो हॉर्मुज़ विवाद जो वर्ल्ड का सबसे मतलब बर्निंग मुद्दा है, जिसको लेकर के हॉर्मुज़ पर ईरान का कब्जा कर रखा है, इसके चारों तरफ अमेरिका ने क्या कर रखी है, फेंसिंग कर दी। अमेरिकन नेवी ने जो है इसको चारों तरफ से घेर रखा है, और ईरान कहता है कि जो भी इससे गुजरेगा उससे हम टैक्स लेंगे। अभी तक ईरान टैक्स नहीं ले रहा था, वॉर से पहले तक कोई ईरान टैक्स नहीं ले रहा था। एक संधि थी, ईरान ने कहा जो आए वो जाए, ये पानी से है, लेकिन अब उसने कहा ये हमारा क्षेत्र है, हम टैक्स लेंगे। अमेरिका ने कहा कि कुछ से कोई भी जहाज गुजरेंगे तो उसको, जो मेन जड़ जो अभी झगड़े का जो चल रहा है ईरान और वर्सेस यूएस, उसमें ये हॉर्मुज़ विवाद है। और विवाद कैसे है, कोई पानी का बाउंड्री को लेकर के जहाज गुजरना चाहते हैं, अपन पढ़ते होंगे ना अखबार में, जहाज पर अटैक हो गया, जहाज पर वो हो गया, वो सब। तो ये क्या है, प्रादेशिक क्षेत्र कहलाता है, तट से 200 मीटर की दूरी तक। अब यहां से हम आगे जाएंगे तो 12 से लेकर के और 200 तक का क्षेत्र कर लीजिए।
ये हमारे घर की गली होगी एक तरह से, गली में कोई दूसरा भी तो आ सकता है, भाई हम रहते हैं, हमारे घर में नहीं घुस रहे, गली में तो आ ही सकता है। ये 1200 तट से 1200 किलोमीटर के आसपास का क्षेत्र जो है, इसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये 12 से लेकर के आगे वाला, 12 से लेकर के आगे वाला जो क्षेत्र, यहां से 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र जो है वो कहलाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वैसे तो सबके लिए खुला है, हमारे में क्षमता है कि हम यहाँ से पेट्रोल निकालना चाहते हैं, खनिज निकालना चाहते हैं, कोई चीज निकालना चाहता है, हम अपना जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन स्थापित कर सकते हैं। हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, हमारे पास में टेक्नोलॉजी, यहाँ पानी के अंदर हमें मछली पकड़नी है, हमें पानी के अंदर पेट्रोल निकालना है, हमें खनिज निकालना है, लेकिन यहाँ दूसरे देश के जहाज भी आना जाना कर सकते हैं। गली है, दूसरा व्यक्ति भी निकल रहा है, ये क्षेत्र हमने यहाँ पर जो है अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये हर कंट्री के लिए होता है, वो चाहे तो उसको कर सकते। उससे आगे का क्षेत्र जो होता है उसको हम क्या करते हैं, मुक्त क्षेत्र। अब ये मुक्त क्षेत्र क्या होता है, जिस पर किसी का भी कब्जा नहीं है, हर देश का जहाज यहाँ हो गई, हर देश का जाओ, कोई इसकी निगरानी नहीं रखता, अपन इसकी निगरानी रखता है, यहाँ भी अपने प्रोजेक्ट होते हैं तो उसकी निगरानी रखते हैं, कोई हमारा जहाज पकड़ न ले, कोई हमारा न कर ले। लेकिन वो क्षेत्र क्या है, मुक्त क्षेत्र है, वहां किसी कंट्री का कोई जहाज, किसी कंट्री की कोई सेना नहीं है, किसी कंट्री का कोई कंट्रोल नहीं है, सारी कंट्री के लिए खुला है। तो ऐसा स्थान क्या हो जाता है फिर। अब इस मुक्त क्षेत्र के आसपास में कोई देश है, जैसे विशेषकर अफ्रीकन देश, उसमें आता है सोमालिया वगैरह, और सोमालिया वगैरह की क्या है, इकोनॉमी बहुत कमजोर है, तो वो क्या करते हैं, मुक्त क्षेत्र को, देश की सेना और कुछ तो है नहीं, किसी जहाज को पकड़ लिया, ला भी चंदा टैक्स दे, इसको हम क्या कहते हैं, समुद्री डाका। समुद्री डाका शब्द जो है वो यहाँ आता है। तो मैं निकल रहा हूं उधर से, पुलिस बचाने वाली कोई है नहीं, मुक्त क्षेत्र है, सोमालिया के 10, 20, 50 व्यक्ति जो है वो हथियार लेके आ गए, मैं जहाज में से जो है वो, मान लो इंडिया से जो है वो खनिज लेके जा रही हूँ, पकड़ लिया कि खनिज छोड़ना है तो 1 लाख रुपए दो, 1 लाख डॉलर दो, नहीं तो नहीं। तो उसको हम क्या कहेंगे, यहाँ प्राय ऐसी घटनाएं हो जाती है जिसको हम समुद्री डाका करते हैं। अब वापिस हम इधर की तरफ आए तो ये क्या कहलाती है, समुद्री ढलान, कॉन्टिनेंटल स्लोप, ढलान, महाद्वीपीय ढलान। अब ये महाद्वीपीय ढलान जो है वो जा रही है, धीरे धीरे आगे जा रही है। ढलान पर हमें जो है वो क्या मिलेगी, खाइयां मिल सकती है, आगे भी खाइयां मिल सकती है, यहाँ भी खाइयां मिलती है। जो ढलान पर खाइयां मिलेगी उसके लिए हमने क्या शब्द का इस्तेमाल किया था, ट्रेंच। क्या शब्द का इस्तेमाल किया था, ट्रेंच। ट्रेंच के अंदर हमने पढ़ा था, कौन सी ट्रेंच संसार की सबसे गहरी ट्रेंच है, मैरियाना ट्रेंच। कौन से महासागर के अंदर है, प्रशांत महासागर। संसार की सबसे गहरी ट्रेंच, सबसे गहरी खाई कहां, किस महासागर में है, प्रशांत महासागर। गहरी खाई का नाम क्या है, मैरियाना ट्रेंच। 11022 मीटर की गहराई है, 11022 मीटर की गहराई है। ये पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान है। इसका जो शीर्ष बिंदु है वो कहलाता है चैलेंजर द्वीप। चैलेंजर द्वीप के नाम से जाना जाता है इसका शीर्ष बिंदु, मैरियाना ट्रेंच। अब क्या है, क्वेश्चन से एक बार सेकंड ग्रेड में, स्कूल फर्स्ट ग्रेड में स्कूल लेक्चर में आया था कि पृथ्वी के सबसे गहरे स्थान और पृथ्वी के सबसे ऊंचे स्थान, उसके बीच में डिस्टेंस कितना है। तो गहरा स्थान तो अपने पास में आ गया, मेरीन। सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है पृथ्वी का, पृथ्वी का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है, किस स्थान की हाइट, वो माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट से ऊंची कोई जगह है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8850 मीटर। ये इतना ऊंचा है, ये इतना गहरा है। तो सबसे गहरे स्थान से सबसे ऊंचे स्थान पर जा रहे हैं, तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 11 और 8 19, अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा, 20 किलोमीटर। अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 20 मीटर। 20,000 किलोमीटर यानी 20 मीटर हो गया, 20,000 किलोमीटर, 11 और 8,000, 20,000 किलोमीटर, 20,000 मीटर यानी कि 20 किलोमीटर, यानी कितना होगा, 20 किलोमीटर। तो पृथ्वी के सबसे गहरे स्थान और पृथ्वी के सबसे ऊंचे स्थान,
उसमें डिस्टेंस कितना है, अप्रोक्सीमेटली 20 किलोमीटर का। अप्रोक्सीमेटली अपन कह सकते हैं 19,900 मीटर के आसपास है, 19,900 मीटर यानी कि अप्रोक्सीमेटली। तो इस तरह से ट्रेंचेज मिलेगी यहाँ पर। उससे हम और आगे जाएंगे तो फिर ढलान के बाद में क्या आ जाएगा, एकदम प्लेन आ जाएगा, फिर वो मैदान आ जाएगा जिसको हम क्या कहते हैं, समुद्री मैदान, जिसको समुद्र का तल के आगे कर दीजिए नीतल, समुद्री मैदान नीतल के नाम से। यहां पर त्रिभुजाकार पहाड़ियां मिलती है, वो भी क्या कहलाती है, नीतल कहलाती है। यहां पर भी हमें ट्रेंच मिल सकते हैं गहराई के अंदर। उसके अलावा यहां पर सपाट शीर्ष के पर्वत मिलते हैं जिनका त्रिभुजाकार, जिसका सिरा सपाट होता है। इन सपाट शीर्ष के पर्वत को हम क्या कहते हैं, गाइयोट। इसका हिंदी नाम भी यही है, गाइयोट। सपाट शीर्ष का शीर्ष क्या कहलाता है, गाइयोट कहलाता है। सपाट शीर्ष का ये जो पर्वत है, और कोई सपाट शीर्ष का पर्वत ऊंचा है तो बाहर निकल जाएगा, और सपाट शीर्ष का ऊंचा पर्वत जो बाहर निकला है वो क्या हो जाएगा, द्वीप हो जाएगा। ये एक समुद्र की जो है वो सामान्य बनावट, जिसमें 97% पानी है। अब पानी के अंदर जो है वो कितना लवण होता है, ये सब अपन वाटर की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। पानी का डेंसिटी कितनी होती है, लवण कितना होता है पानी के अंदर, सबसे खारा स्थान समुद्र क्या है, ये समुद्र के पानी की बनावट के अंदर कर। तो पहले मैं चाहता हूँ इस टॉपिक को कंप्लीट कर दे ताकि कल से प्रशांत महासागर स्टार्ट हो। पृथ्वी के विशाल व गहरे क्षेत्र है, विशाल और गहरे होते, महासागर विशाल और गहरे होते हैं। महासागर विशाल और गहरे होते हैं। 71% हिस्सा है, 71% हिस्सा है। महासागर जमीन से घिरे नहीं होते हैं, महासागर जमीन से घिरे नहीं होते हैं। महासागर जमीन से घिरे नहीं होते हैं। दूसरा आता है सागर। महासागर की तुलना में छोटे होते हैं, सागर महासागर की तुलना में छोटे होते हैं। एक हिस्सा भूमि के संपर्क में होता है, एक हिस्सा भूमि के संपर्क में होता है। सागर महासागरों के किनारे हैं, सागर महासागरों के किनारे हैं। अब लिखिए खाड़ी। खाड़ी तीन तरफ समुद्र से, सॉरी तीन तरफ स्थल से व एक तरफ समुद्र से, तीन तरफ स्थल से व एक तरफ समुद्र से घिरा जल क्षेत्र। एक तरफ, तीन तरफ स्थल से घिरा जल क्षेत्र कह सकते हैं। तीन तरफ स्थल से घिरा हुआ जल क्षेत्र जो है वो खाड़ी कहलाता है। तीन तरफ स्थल से घिरा, एक तरफ जल से, या तीन तरफ स्थल से घिरा क्षेत्र खाड़ी कहलाता है। खाड़ी दो प्रकार की है, खाड़ी दो प्रकार की है। अब इसके हिंदी नाम तो है नहीं, पहला लिख लीजिए BAY, बे ऑफ बंगाल बोलते हैं अपन, BAY बे। यह छोटी और कम भूमि से घिरी होती है, यह छोटी और कम भूमि से घिरी होती है।
छोटी और कम भूमि से घिरी होती है। भूमि कम होती है, घेराव कम होता है इसका भूमि का। छोटी और कम भूमि से घिरी होती है। इसका मुहाना यानी चेहरा, इसका मुहाना चौड़ा होता है। इसका मुहाना चौड़ा होता है। जैसे बंगाल की खाड़ी, जैसे बे ऑफ बंगाल, जैसे बे ऑफ बंगाल। दूसरा गल्फ, आकार में बड़ी, आकार में बड़ी कौमा चौड़ी व अधिक गहरी होती है। बड़ी, चौड़ी और अधिक गहरी होती है। ज्यादा जमीन से घिरी रहती है। ज्यादा जमीन से घिरी रहती है। बड़ी, चौड़ी और गहरी होती है। बड़ी, चौड़ी और गहरी होती है। ज्यादा जमीन से घिरी होती है। इसका मुहाना यानी मुंह, इसका मुहाना संकरा होता है। इसका मुहाना संकड़ा होता है। मुहाना संकड़ा होता है। जैसे गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको। प्रायद्वीप, प्रायद्वीप, अगला पॉइंट, प्रायद्वीप, प्रायद्वीप, प्रायद्वीप। तीनों तरफ पानी से घिरा हुआ स्थलीय क्षेत्र प्रायद्वीप कहलाता है। तीनों तरफ पानी से घिरा हुआ, तीनों तरफ पानी से घिरा हुआ स्थलीय क्षेत्र प्रायद्वीप कहलाता है। स्थलीय क्षेत्र प्रायद्वीप कहलाता है। जैसे भारत का दक्षिण भारत क्षेत्र, जैसे भारत का दक्षिण भारत क्षेत्र, भारत का दक्षिण भारत क्षेत्र। तरीका चेंज करिए, लीजिए। अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। द्वीप, भूमि का वह क्षेत्र जो चारों तरफ पानी से घिरा हो। भूमि का वह क्षेत्र जो चारों तरफ पानी से घिरा हो। वह क्षेत्र जो चारों तरफ पानी से घिरा हो। ग्रीनलैंड, ब्रैकेट में टुंड्रा प्रदेश। ग्रीनलैंड, टुंड्रा प्रदेश विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। यह डेनमार्क देश के अधीन है। यह डेनमार्क देश के अधीन है। अमेरिका इस द्वीप पर कब्जा करना चाहता है। बार बार ट्रंप ने धमकी दे रखी है डेनमार्क को। अमेरिका इस द्वीप पर कब्जा करना चाहता है। ग्रीनलैंड, टुंड्रा प्रदेश कहते हैं विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अमेरिका इस द्वीप पर कब्जा करना चाहता है। अमेरिका डेनमार्क देश के अधीन है। ग्रीनलैंड किसके अधीन है? डेनमार्क के। अभी इस पर किस देश का कब्जा है? डेनमार्क का।
अमेरिका चाहता है मेरा कब्जा हो जाए, अमेरिका इस द्वीप पर अपना कब्जा चाहता है। अब पहले आप समुद्र की बनावट लिख लीजिए, समुद्र की बनावट, समुद्र की बनावट, समुद्र की बनावट। पहला पॉइंट, महाद्वीपीय नग्न तट। वो डायग्राम सबके दिमाग में है ना, डायग्राम जो मैंने बनाया था, महाद्वीपीय नग्न तट। महाद्वीपीय नग्न तट समुद्र के किनारे से समुद्र की ओर, समुद्र के किनारे से समुद्र की ओर 200 मीटर गहराई तक का क्षेत्र, 200 मीटर गहराई तक का क्षेत्र महाद्वीपीय नग्न तट कहलाता है, महाद्वीपीय नग्न तट कहलाता है। समुद्र में यहां तक सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, या सूर्य के प्रकाश का चांदना लाइट पहुंचती है, रोशनी। समुद्र में यहां तक सूर्य की रोशनी पहुंचती है। यहां समुद्री पेड़ पौधे व जीव जंतु काफी मिलते हैं। समुद्री पेड़ पौधे, जीव जंतु, मछली, यहां समुद्री पेड़ पौधे, जीव जंतु, मछली ज्यादा संख्या में मिलते हैं, या यही मिलते हैं। मछलियां, समुद्री पेड़ पौधे, जीव जंतु, मछलियां। ब्रैकेट में कर लीजिए, ये भी खैर वैसे आपने साइंस में पढ़ा होगा। फ्लोरा का मतलब क्या होता है और फौना का मतलब क्या होता है? फ्लोरा मतलब पौधे और फौना मतलब जीव, ये भी जान के। फ्लोरा मतलब पौधे और फौना मतलब जीव। फ्लोरा एंड फौना, पौधे और जीव जंतु, वो यही मिलते हैं। फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा एंड फौना जो है वो यहीं पर मिलते हैं। फ्लोरा एंड फौना यहीं पर मिलते हैं। इसे भी लिख लीजिए पैराग्राफ चेंज करके। समुद्र के सतह पर पेट्रोलियम गैसेज भी सर्वाधिक यहां मिलते हैं। समुद्र के सतह पर पेट्रोलियम और गैसेज, समुद्र के तट पर पेट्रोलियम और गैसेज भी सर्वाधिक यहां मिलती है। पेट्रोलियम और गैसेज सर्वाधिक यहां मिलते हैं। प्रादेशिक क्षेत्र, समुद्र के तट से समुद्र की ओर, समुद्र के किनारे से समुद्र की ओर, समुद्र के किनारे से समुद्र की ओर 12 नॉटिकल मील, नॉटिकल मील समुद्र में दूरी का मानक होता है। 12 नॉटिकल मील का क्षेत्र, 12 नॉटिकल मील का क्षेत्र प्रादेशिक क्षेत्र कहलाता है। प्रादेशिक क्षेत्र कहलाता है। 12 नॉटिकल मील का क्षेत्र प्रादेशिक क्षेत्र कहलाता है। यहाँ की भूमि, जल, नभ तीनों पर तटीय देश का नियंत्रण होता है। यहाँ की भूमि, जल, नभ यानी आकाश,
यहाँ की भूमि, जल, नभ तीनों पर तटीय देश का कब्जा होता है। तटीय देश का कब्जा होता है, या तटीय देश की सीमा में आता है, तटीय देश का कब्जा होता है। भारत ने इस क्षेत्र की रक्षा के लिए टेरिटोरियल आर्मी का गठन कर रखा है। टेरिटोरियल आर्मी जो प्रादेशिक क्षेत्र की रक्षा करती है, टेरिटोरियल आर्मी का गठन कर रखा है। भारत ने इस क्षेत्र की रक्षा के लिए टेरिटोरियल आर्मी का गठन कर रखा है। तो ये क्षेत्र भी पड़ोसी देश का होता है। हम खड़े बॉम्बे के किनारे, 12 नॉटिकल मील भी हमारे हिस्सा है। हमारी फौजी घूम रही है, हमारी मछली है, हमारी खनिज है, हमारी पेट्रोल है, जो भी चीज है वो हमारा घर का हिस्सा है, हमारा घर का लॉन कह सकते हैं। आगे लिखिए, इसमें एक लाइन लिख लीजिए, होर्मुज़ द्वीप, इसी प्रादेशिक क्षेत्र में होर्मुज़ द्वीप ईरान के प्रादेशिक क्षेत्र में है। होर्मुज़ द्वीप ईरान के प्रादेशिक क्षेत्र में है। ईरान और ओमान के मध्य होर्मुज़ जल क्षेत्र या जल रास्ता कह सकते हैं। होर्मुज़ जल रास्ता या जल क्षेत्र ईरान और ओमान के मध्य 18 नॉटिकल मील का क्षेत्र है। ईरान और ओमान के मध्य 18 नॉटिकल मील का क्षेत्र है। होर्मुज़ अभी सबसे विवादास्पद है। ईरान और ओमान के मध्य 18 नॉटिकल मील की जल पट्टी है, एक तरह से जलीय मार्ग है। 18 नॉटिकल मील का जलीय मार्ग है। वो दोनों कहते हैं, कोई टाइम अभी तक तो कोई था नहीं, यहाँ पर वॉर के बाद में ही यहाँ पर जो है ईरान ने लगाया। आगे लिखिए, EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र। EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, या हिंदी में लिखना चाहे तो विशेष आर्थिक क्षेत्र। विशेष आर्थिक क्षेत्र हिंदी में लिखना चाहे तो विशेष आर्थिक क्षेत्र। विशेष आर्थिक क्षेत्र 12 नॉटिकल मील से आगे 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र। 12 से आगे 200 नॉटिकल मील का क्षेत्र, 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र विशेष आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। यहां उस देश को जो उसके किनारे है, उस देश को मछली पकड़ने, यहां उस देश को मछली पकड़ने, तेल निकालने और आर्थिक संसाधन केंद्र स्थापित करने का अधिकार होता है। आर्थिक संसाधन केंद्र, आर्थिक संसाधन केंद्र स्थापित करने का अधिकार होता है। मछली पकड़ने, तेल निकालने, आर्थिक संसाधन केंद्र स्थापित करने का अधिकार होता है। परंतु यहां दूसरे देशों के जहाज के आने जाने, उड़ने की छूट होती है। दूसरे देशों के जहाज के आने जाने, परंतु यहां दूसरे देश के जहाज के आने जाने और उड़ने की छूट होती है। उड़ने की छूट होती है। मुक्त क्षेत्र, मुक्त क्षेत्र
200 किलोमीटर 200 नॉटिकल मील से आगे का क्षेत्र 200 नॉटिकल मील के आगे का क्षेत्र मुक्त क्षेत्र कहलाता है। 200 नॉटिकल मील के आगे का क्षेत्र मुक्त क्षेत्र कहलाता है। मुक्त क्षेत्र कहलाता है जो प्रत्येक देश के लिए खुला होता है, जो प्रत्येक देश के लिए खुला होता है, प्रत्येक देश के लिए खुला होता है। यहां समुद्री डाके जैसी घटनाएं हो जाती है, समुद्री डकैती, यहां समुद्री डकैती या समुद्री डाका जैसी घटनाएं हो जाती है। डाके जैसी घटनाएं हो जाती है। आगे अब हम वापस आ रहे हैं। महाद्वीपीय ढलान, महाद्वीपीय ढलान, महाद्वीपीय ढलान समुद्र में कॉन्टिनेंटल शेल्फ को हमें क्या कहता है? महाद्वीपीय, इसका नाम क्या दिया था? मग्न तट। महाद्वीपीय मग्न तट से आगे महाद्वीपीय ढलान मिलती है। महाद्वीपीय मग्न तट से आगे महाद्वीपीय मग्न तट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, महाद्वीपीय मग्न तट से आगे महाद्वीपीय ढलान मिलती है, महाद्वीपीय ढलान मिलती है। यहां खाइयां मिलती है, खाइयां मिलती है जिनको ट्रेंच या कैनियन कहते हैं, ट्रेंच या कैनियन कहते हैं, ट्रेंच या कैनियन कहते हैं। सबसे गहरी खाई प्रशांत महासागर में है, नाम मैरियाना ट्रेंच। सबसे गहरी खाई प्रशांत महासागर में है, नाम मैरियाना ट्रेंच, मैरियाना 11022 मीटर। आगे अपन प्रशांत महासागर में लेंगे इसके बारे में डिटेल में। मैरियाना ट्रेंच 11022 मीटर, मैरियाना ट्रेंच 11022 मीटर। आगे लिखिए। समुद्री मैदान नीतल, समुद्री मैदान डैश नीतल, नीतल डैश करके नीतल नाम होता है इसका। मैदान में त्रिभुजाकार नीतल की पहाड़ियां मिलती है, नीतल पहाड़ियां, मैदान में त्रिभुजाकार नीतल पहाड़ियां मिलती है। नीतल मैदान है, यहाँ पहाड़ियां भी त्रिभुजाकार नीतल पहाड़ियां कहते हैं, नीतल मैदान की पहाड़ियां, नीतल पहाड़ियां मिलती है। नीतल पहाड़ियां, नीतल पहाड़ियां मिलती है। सपाट शीर्ष के पर्वत मिलते हैं, शीर्ष छोटा एकदम त्रिभुजाकार पर्वत तो इस तरह से होते हैं। सपाट शीर्ष, सपाट शीर्ष के पर्वत मिलते हैं। सपाट शीर्ष के जलमग्न पर्वत, पानी में डूबे जलमग्न पर्वत मिलते हैं, जिनको गाइयोट कहते हैं। हिंदी इंग्लिश नाम एक ही है इसका, गाइयोट, जिनको गाइयोट कहते हैं। सपाट शीर्ष के पर्वत मिलते हैं,
सपाट शीर्ष के पर्वत मिलते हैं जिनको गाइयोट कहते हैं, GYOT, गाइयोट, गाइयोट कहते हैं। कुछ पर्वत पानी से बाहर निकलने पर द्वीप कहलाते हैं। कुछ पर्वत पानी से बाहर निकलने पर द्वीप कहलाते हैं। पानी से बाहर निकलने पर द्वीप कहलाते हैं। लास्ट में लिखिए जलडमरू। जलडमरू, जलडमरू दो तरह का होता है, स्थलीय जलडमरू और जलीय जलडमरू। पहला लिखिए स्थलीय जलडमरू, स्थलीय जलडमरू। भूमि की वह पट्टी, भूमि की वह पट्टी, जैसे ये पट्टी है, भूमि की वह पट्टी, भूमि की वह पट्टी जो दो बड़े भूभाग को आपस में जोड़ती है, जो दो बड़े भूभाग, जो दो बड़े भूभाग को आपस में जोड़ती है, बड़े भूभाग को आपस में जोड़ती है, स्थलीय जलडमरू। जैसे पाक जलडमरू, जलडमरू का नाम है पाक, अंग्रेजी PA के नहीं है, PAL के है, L साइलेंट है। जैसे पाक जलडमरू PAL के, जैसे पाक जलडमरू, पाक जलडमरू PAL के भारत और श्रीलंका को आपस में जोड़ता है। भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका को आपस में जोड़ता है। जलीय जलडमरू, जलीय जलडमरू, इसको अपन कहते हैं पाक स्टेट। पानी का वह क्षेत्र जो दो पानी के हिस्सों को जोड़ता है, पानी का क्षेत्र जो दो पानी के हिस्सों को जोड़ता है। दो पानी के हिस्सों को जोड़ता है, दो पानी के खंडों को जोड़ता है। जैसे फिर वही पाक जलडमरू अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। जैसे पाक जलडमरू, इसका भी नाम पाक, वो स्थलीय है, ये जलीय है। ये अपने श्रीलंका का नक्शा देखा है ना, इंडिया श्रीलंका, इसका नाम क्या है? सॉरी, इसका नाम क्या है? एडम्स ब्रिज। एडम्स ब्रिज ये लैंड का पार्ट है, टूटा फूटा पार्ट है। एडम्स ब्रिज ये इंडिया है और ये श्रीलंका है। एडम्स ब्रिज, तो इसका नाम क्या हमने दे दिया? जलडमरू। भूमि की वह पट्टी जो दो बड़े भूभाग को जोड़ रही है, इसका नाम क्या हमने? एडम्स ब्रिज। या दूसरा नाम क्या है इसका? पाक जलडमरू। पाक जलडमरू कह दो चाहे एडम्स ब्रिज कह दो, एक ही चीज है। भूमि की वह पट्टी जो दो भूभाग को जोड़ रही है। अब यहाँ क्या है? बंगाल की खाड़ी है। यहाँ क्या है? अरब सागर है। और जगह जगह ये जो है एडम्स ब्रिज टूटा हुआ है। तो अरब सागर और बंगाल खाड़ी भी आपस में जो है वो आती है। तो इसको क्या कहते हैं? जलीय जलडमरू, जो अरब सागर और बंगाल खाड़ी को भी जोड़ रहा है। अरब सागर और बंगाल खाड़ी को, यहां बीच में मन्नार की खाड़ी आ जाती है। ज्यादा नहीं तो कम से कम ये तो ध्यान रखिए, पाक जलडमरू जो है भारत श्रीलंका को जोड़ने वाली पट्टी है। अगर ये नहीं, बाकी ये भी याद होना चाहिए, बंगाल खाड़ी अरब सागर को जोड़ने, दोनों नाम एक ही है। ये जलीय है, वो स्थलीय है, नाम में कोई चेंजिंग है।
कल इसमें आगे और लेंगे। कल से हम जो है